हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट है वो आपके 5th सेमेस्टर में एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। इसमें शुरू में थियोरी है जो कि इसके बेसिक्स हैं और आगे हम इसमें न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे जो आगे के चैप्टर है। अभी थियोरेटिकल पोर्शन के लिए मैंने आपके लिए स्लाइड बनाई है, ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आपको शॉर्ट नोट्स बनाने में भी काफ़ी हेल्पफुल होगी। आप इसमें जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो अगर अपने नोट्स में या छोटे छोटे नोट्स को एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने के लिए बनाना चाहें तो वो सभी पॉइंट्स इसमें दिए हुए हैं। तो हम शुरू करते हैं इस सब्जेक्ट के पहले टॉपिक को। इसका सबसे पहले हम देखेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट की फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये जो वर्ड है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसमें दो वर्ड्स इकट्ठे हैं इस पूरे इसमें। तो पहला जो है वो फाइनेंस से रिलेटेड है, फाइनेंशियल, दूसरा है मैनेजमेंट। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम ये जो वर्ड फाइनेंशियल है इसमें जो फाइनेंस है इसका क्या मतलब समझते हैं। फाइनेंस का मतलब हम क्या समझते हैं, मनी। मनी जिससे हम सभी काम करते हैं। आप समझते हैं हम कोई भी बिज़नेस शुरू करते हैं या कोई और एक्टिविटी करते हैं तो हमें फ़ाइनेंस की ज़रूरत होती है। बिना फाइनेंस के हम अपनी किसी भी एक्टिविटी को या किसी भी बिज़नेस को जो है वो नहीं कर सकते। दूसरा वर्ड है इसमें मैनेजमेंट। जब भी कहीं मैनेजमेंट वर्ड यूज़ होता है इसका मतलब वहाँ पे इसके 4 फंक्शंस की बात करी जा रही है। सबसे पहला है प्लानिंग, दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा है डायरेक्टिंग और चौथा है कंट्रोलिंग। तो अब जब यहाँ पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करी जा रही है तो इसका मतलब है कि हमारे पास अगर मनी है, अगर पैसा है बिजनेस में, तो या फिर अगर वो नहीं है तो उसको रेज करने के लिए क्या प्लानिंग करें। उसको रेज करने से मतलब है उसको इकट्ठा करें कि हमारे पास पैसा हो, फिर हम बिजनेस एक्टिविटी शुरू करें। तो उसके लिए हम प्लानिंग करें। अगर हमारे पास है तो हम उसको किस तरह से यूज़ करें, इस बात की प्लानिंग हमें करनी है। या फिर उन जो भी रिसोर्सेज हमारे पास हैं उनको हम किस तरह से इकट्ठा ऑर्गेनाइज करें और हमारे पास जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको हम कैसे डायरेक्ट करें कि हमारे जो पैसे हैं उसका इस्तेमाल किस तरह से करा जाए। और कंट्रोलिंग से यहाँ पे मतलब है कि हम किस तरह से कंट्रोल करें कि हमारा जो पैसा है वो वेस्ट ना हो। जो भी हम चाह रहे हैं जिस भी तरीके से उसका यूज़ करना, उस तरह से हम उसको यूज़ कर पाएँ। तो स्टूडेंट्स अब इसके पास बात देखिए, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन है। यहाँ पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जो डेफिनेशन है उसमें इन्होंने क्या बताया हुआ है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट रेफर्स टू द operational activity of a business which is responsible for obtaining and effective utilization of funds necessary for efficient operation। अब देखिए यहाँ पे कुछ एक वर्ड्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं जिनको अच्छे से समझना ज़रूरी है। तो पहला है ऑपरेशनल एक्टिविटी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो क्या है, एक एक्टिविटी है जिसमें हम अलग अलग तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, इसलिए इसको कहा गया है ऑपरेशनल एक्टिविटी। वो कौन कौन से ऑपरेशंस हैं जो हम इसमें परफॉर्म करेंगे, जो भी हमारे पास पैसा है उसको ऑर्गेनाइज करने के, प्लान करने के और उसको सही तरीके से हम कहें उसको डायरेक्ट करने के, जो मैनेजमेंट के जो सारी की सारी एक्टिविटीज़ थी वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ फाइनेंस के साथ यहाँ पर लागू होंगी। फिर उसके बाद है ऑपरेशनल एक्टिविटी ऑफ अ बिजनेस विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्टेनिंग। अब ये जो वर्ड है रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्टेनिंग द फंड्स, ऑब्टेनिंग का क्या मतलब है कि हमें फंड्स कहाँ से मिलें। इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं या कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ऑब्टेनिंग ऑफ फंड्स में हमारी हेल्प करती हैं। इसमें आपका एक चैप्टर आता है मेन सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, वो आप आगे पढ़ेंगे। उससे मतलब है यहाँ पे ऑब्टेनिंग ऑफ फंड्स का, वो हमें क्या बताता है कि एक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपना पैसा कहाँ कहाँ से रेज़ कर सकती है। जैसे शॉर्ट टर्म फाइनेंसेस के कुछ एक हम कहें तरीके हैं, या लॉन्ग टर्म फाइनेंस के हम बैंक से पैसा ले सकते हैं या हम किसी मनी लेंडर से जो है वो क्रेडिट पे ले सकते हैं। तो ये सारे तरीके हैं कि हम पैसा जो है हमें कहाँ से मिल सकता है। तो वो वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है ऑब्टेनिंग द फंड। फिर उसके बाद है इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन से क्या मतलब है कि जितना हमें उन फंड्स को रेज़ करने की कॉस्ट पड़ रही है एटलीस्ट हम उससे ज़्यादा उस पैसे से कमाएं, उसका यूज़ इस तरह से हो। देखिए स्टूडेंट्स, आप अगर कहीं से भी फ़ंड्स रेज़ करते हैं तो फ़ंड्स कभी भी हमें फ्री में नहीं मिलते, हमें उनके लिए कोई ना कोई कॉस्ट देनी पड़ती है। वो इंटरेस्ट की कॉस्ट हो सकती है या किसी भी तरह की कॉस्ट हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर हम डिबेंचर्स इशू करते हैं तो डिबेंचर्स के लिए हमें क्या देना पड़ता है,
सामने वाले को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। अगर आप कहो कि हम इक्विटी शेयर्स जो हैं वो इशू कर सकते हैं, हमें ऐसे लगेगा जैसे इक्विटी शेयर्स की कोई कॉस्ट नहीं होती, लेकिन इक्विटी शेयर्स की भी कॉस्ट होती है। इक्विटी शेयर्स में इक्विटी शेयर होल्डर जो भी रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा है उसको हम इसकी कॉस्ट कहते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन की। आपको इस तरह से यूटिलाइज करना है उन फंड्स को कि जो कॉस्ट है वो कम रहे और उससे जो हमें रिटर्न मिल रही है वो रेट ऑफ रिटर्न वो उस कॉस्ट से ज़्यादा हो, तो ही हमें फ़ायदा होगा। नहीं तो हम प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हैं, उससे लॉस हमें हो रहा है। और ऐसी बिजनेस एक्टिविटी का एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई फ़ायदा नहीं है जिससे उसको लॉस हो रहा है। ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या, सोसाइटी के लिए भी फ़ायदा नहीं है कि वो सोसाइटी से बहुत ही जो स्केर्स रिसोर्सेज हैं, फंड्स या फाइनेंस जिसको हम कहते हैं, वो स्केर्स रिसोर्सेज में आता है, वो हम सोसाइटी से ले रहे हैं और वो उसको कम करके दे रहे हैं बजाय कि उसको ज़्यादा करके देने के। अगर हम उसको लॉस में जा रहे हैं दैट मीन्स हमारे जो ऑपरेशंस हैं वो एफिशिएंट नहीं है। एफिशिएंट का यहाँ पे जो वर्ड एफिशिएंट यूज़ हुआ है उसका क्या मतलब है, एफिशिएंट और इफेक्टिव दो एक जैसे से दिखने वाले वर्ड हैं, और ये दोनों ही ज़्यादातर हम इकोनॉमिक्स में या फाइनेंस में हर जगह इन दोनों को डेफिनेशंस में यूज़ करते हैं। एफिशिएंट का मतलब होता है कि आप कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट दे पाओ या उतनी ही इनपुट में ज़्यादा आउटपुट लाओ, उसको हम एफिशिएंट बोलते हैं। और इफ़ेक्टिव का मतलब है कि अगर हम अपने जो भी हमारे गोल्स डिसाइड हुए हैं उनको टाइमली पूरा कर पा रहे हैं तो दैट मीन्स वी आर इफेक्टिव इन आर ऑपरेशंस। तो ये दो वर्ड्स हैं एफिशिएंट और इफेक्टिव, ये बार बार यूज़ होंगे जब आप आगे पढ़ेंगे, आपको इनके मतलब क्लियर होने चाहिए। इसके बाद ये नीचे एक यहाँ पे मैंने एक डेफिनेशन कोट करी है, ये आई एम पांडे ने दी है। आई एम पांडे एक बहुत ही अच्छे ऑथर हैं, एफएम की बुक्स के लिए जाने जाते हैं। इनकी बुक्स अब जब आप पीजी में हो जाएंगे, आप एमकॉम करें या एमबीए करें या आगे फाइनेंस में या किसी भी और फील्ड में जाएं तो आई एम पांडे की बुक्स आप पढ़ेंगे। अभी भी एफएम के लिए आई एम पांडे की बहुत ही अच्छी बुक एक है। तो उन्होंने ये यहाँ पर डेफिनेशन दी है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ दैट मैनेजरियल एक्टिविटी। ये देखो यहाँ पर मैनेजरियल एक्टिविटी की बात हुई है। मैनेजरियल एक्टिविटी से जहाँ पे मैनेजरियल एक्टिविटी हो गई दैट मीन्स दैट इज़ रिलेटेड विद मैनेजमेंट। तो वही सभी जो चार के चार हम ऑपरेशंस पढ़ते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, उन चारों की बात हो रही है। विच इज़ कंसर्न्ड विद प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ फर्म्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज। एक फर्म के पास जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज से मतलब है उसके पास जो कैश है, जो पैसा है, जो भी फाइनेंस में कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है, किसी दूसरी कंपनी के शेयर में अगर एक कंपनी ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, वो सारी चीज़ें हैं। तो उन सबको प्लान करना और कंट्रोल करना। प्लान करने से मतलब है कि हम कहाँ कहाँ उनकी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और कंट्रोल करने से मतलब है कि जो हम चाह रहे हैं, हमारा गोल है कि हमें इतनी रिटर्न मिलनी चाहिए, उसमें बहुत ज़्यादा डेविएशंस ना आए और वो हमें उतनी ही मिले। तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन थी। अब उसके बाद है वाई डू वी नीड फाइनेंस। देखिए स्टूडेंट्स, फाइनेंस से यहाँ पर मतलब है मनी से, कि हमें पैसे की ज़रूरत, फाइनेंस की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो यहाँ पर दो रीजंस बता रखे हैं, टू स्टार्ट अ बिजनेस, टू रन इट एंड टू एक्सपैंड इट। अब मैं ये जो दो वर्ड्स लिखे हुए हैं या दो लाइनें लिखी हुई हैं, इनकी हेल्प से आपको पीछे जो मैंने बहुत बार आपको क्लासेस में बताया है वो चीज़ें थोड़ी सी रिवाइज़ करवाना चाहूँगी। टू स्टार्ट अ बिज़नेस, टू स्टार्ट अ बिज़नेस से मतलब है आपको पैसे की ज़रूरत। आप कोई भी बिज़नेस एक्टिविटी शुरू करना चाहते हैं, आप कोई नया बिज़नेस लगाना चाहते हैं, उसको शुरू करने के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, पैसे की। तो इसके लिए क्या करना होता है, कंपनीज़ क्या लेके आती हैं, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। उसकी हेल्प से वो क्या करती हैं, फंड्स रेज करती हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है हमें पैसे की ज़रूरत किस लिए पड़ती है, टू रन द बिजनेस एंड टू एक्सपैंड इट। अब रन से क्या मतलब है कि आप डे टू डे एक्टिविटीज़ जो हैं इसकी, वो करने के लिए भी आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है। डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए जिस भी पैसे की ज़रूरत हमें पड़ती है उसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। ठीक है, वर्किंग कैपिटल से हम क्या करते हैं, हमारी डेली रूटीन की जो बिज़नेस की एक्टिविटीज़ हैं वो हम फुलफ़िल करते हैं। तो डेली रूटीन से मतलब है यहाँ पर जैसे आपको रॉ मटेरियल ख़रीदना है, रॉ मटेरियल से फिर आप गुड्स बनाएंगे, आपको आपका जो स्टाफ है उसको सैलरी देनी है, आपके जो वर्कर्स हैं उनको वेजेस देने हैं, आपको अपने ओवरहेड्स निकालने हैं। तो ये सारी चीज़ें वर्किंग कैपिटल में आती हैं, और इनकी मैनेजमेंट का जो चैप्टर है उसको हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कहते हैं। ये चैप्टर भी आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट के
अंडर आता है और आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसमें आगे ये वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के नाम से आपको मिलेगा। यहाँ पर जो भी वर्ड्स लिखे हुए हैं उस हर एक वर्ड का एक चैप्टर बनता है और वो चैप्टर आप आगे पढ़ेंगे। इवन अभी जो वर्ड्स के मैं चैप्टर बता रही हूँ, आगे जब आप बड़ी क्लासेस में हो जाएंगे तो इन एक एक वर्ड के आगे पूरी आपको एक एक सब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है दूसरा टू रन इट, एंड इसके बाद है टू एक्सपैंड इट। टू एक्सपैंड इट से मतलब है आपका एक बिजनेस है और अब आपका बिजनेस अच्छा ग्रो कर रहा है और आप उसको आगे और बढ़ाना चाहते हैं। जैसे आपकी एक ब्रांच है, अब आप दूसरी ब्रांच और लेके आना चाहते हैं, तो अब आप अगर इतना एक्सपैंड होना चाहते हैं, इतना ग्रो करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए आप नई बिल्डिंग बनाएंगे, नए इक्विपमेंट्स लाएंगे, नए लोगों को आप काम देंगे, उन सभी चीज़ों के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसा करने के लिए क्या करती हैं कंपनीज़, क्या लेके आती हैं? FPO लेके आती हैं, ठीक है। मतलब उनका ऑलरेडी वो एक कंपनी है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है और उनका बिजनेस चल रहा है। तो उनके क्या क्या तरीके हैं फंड को रेज करने के? सबसे पहला तरीका है FPO। FPO क्या होता है? फॉरवर्ड, ये क्या था? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ये होती है फॉरवर्ड पब्लिक ऑफरिंग। तो इसमें भी वो क्या करती हैं? अपनी जो शेयर्स हैं वो आम जनता को इशू करती हैं। आम जनता से पहले वो राइट शेयर्स इशू करती हैं जो उनके ऑलरेडी पहले वाले उनके जो शेयर होल्डर्स हैं उनको पहले वो उनको मौका देती हैं कि वो उनके शेयर्स को खरीदें। वो अगर कह देते हैं कि नहीं आप आगे जा सकते हैं और हम शेयर खरीदने के इच्छुक नहीं हैं, जो अपना ऐसे आगे एक सर्टिफिकेट दे देता है, उनके जो शेयर्स हैं वो आगे फिर जो आम जनता है उनके लिए खोल दिए जाते हैं। FPO की बजाय और क्या किस किस तरीके से एक्सपैंड करने में हेल्प करी जा सकती है या कहाँ कहाँ से फंड रेज करे जा सकते हैं? हमारे पास जो रिटेन्ड अर्निंग्स हैं, जैसे कंपनी को हर साल कुछ ना कुछ प्रॉफिट हुए हैं और डिविडेंड बांटने के बाद भी उसके पास कुछ पैसा बचता है, तो उस पैसे को हम रिटेन्ड अर्निंग्स कहते हैं। उस पैसे को क्लॉ बैक किया जा सकता है, यानी कि हम वापस उस पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी जो फर्म है उसको एक्सपैंड करने के लिए, अपनी कंपनी को एक्सपैंड करने के लिए। इसके अलावा बैंक से लोन ले सकते हैं। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हमारी ये फाइनेंशियल नीड्स पूरी हो सकती है। तो मेरे को लगता है अब आपको समझ आ गया होगा कि फाइनेंस की ज़रूरत हमें एक बिज़नेस को चलाने के लिए, शुरू करने के लिए और उसको एक्सपैंड करने के लिए होती है। इसके बाद है स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट स्लाइड है वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इसके ऑब्जेक्टिव की जब बात करी जाती है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोनों ऑब्जेक्टिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बार पेपर में आते हैं। तो पहला है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, दूसरा है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। इसी टॉपिक को हम हमारी बुक्स में अप्रोचेस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के नाम से भी पढ़ते हैं। आपको जो बुक रेफ़र करी गई है उसमें ये अप्रोचेस के नाम से है, तो अप्रोचेस के नाम से हम इसको पढ़ते हैं। ये जो है वो ट्रेडिशनल अप्रोच के नाम से जाना जाता है और ये वाला जो है ये वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जिसको हम कह रहे हैं ये मॉडर्न अप्रोच के नाम से जाना जाता है। तो जो आगे वाली जो स्लाइड्स हैं उसमें इनको एक्सप्लेन करा हुआ है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या होता है और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या होता है। जैसे ये है पहली स्लाइड, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हम समझते हैं वो हमारा प्रॉफिट कमाना होता है। जब हम ये मान के चलते हैं कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो प्रॉफिट है, उस हमारी अप्रोच को, उस तरीके को, बिजनेस करने के उस तरीके को हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कहते हैं। हमारा हर एक डिसीजन जो होता है वो प्रॉफिट को ध्यान में रख के लिया जाता है कि इससे हमें प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। सारे के सारे डिसीजंस जो हैं वो प्रॉफिट की लाइट में लिए जाते हैं। प्रॉफिट को ये देख के कि हम ये डिसीजन ले रहे हैं, इससे हमें लॉस हो गया है, प्रॉफिट हो गया, या सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किस चीज़ से होगा वो हम मान के चल रहे हैं। तो ये इस अप्रोच को हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच कहते हैं। ये स्टूडेंट्स पुरानी अप्रोच है। अभी जो नई अप्रोच आजकल यूज़ होती है वो है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। इसमें हम क्या मान के चलते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किनकी है? शेयर होल्डर्स की है, और जो मैनेजर्स हैं वो इसको चला रहे हैं। शेयर होल्डर्स की ऑर्गेनाइजेशन है, मैनेजर्स इसको चला रहे हैं और मैनेजर्स उनके एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। तो इसलिए
इसमें अब देखो इसमें क्या चीज़ है, ऑर्गेनाइजेशन किसकी है, शेयर होल्डर की, चला कौन रहा है, मैनेजर। मैनेजर किसकी तरह काम कर रहे हैं यहाँ पे, उनके एजेंट्स की तरह काम कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं एजेंसी प्रॉब्लम। ये वैसे ही जनरली मैं आपको बता रही हूँ, कई बार कई जगह पूछा जाता है कि एजेंसी प्रॉब्लम क्या होती है, तो उसके लिए आपको ध्यान में रखना चाहिए, बस इसीलिए है, अदरवाइज़ ये इस चैप्टर में नहीं है। ये मुझे बताते वक्त ध्यान आ गया है, ये जो एजेंट्स वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, एजेंट से निकलता है एजेंसी, और एक निकलती है एजेंट कोस्ट। एजेंट्स कोस्ट क्या होती है, अब हम इनको, जो कंपनी है वो इन मैनेजर्स को बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो एज अ हम कहें रेमनरेशन पे करती है। जैसे कि कंपनी का सीईओ है, कंपनी का एमडी है, उनको बहुत ज़्यादा सैलरी देनी पड़ती है। इसको हम एजेंट या एजेंसी कोस्ट भी बोलते हैं। इसके अलावा इसमें एक और जो कॉरपोरेट गवर्नेंस का इशू जो हम पढ़ते हैं या निकल के सामने आता है, वो भी किस वजह से आता है, इसी रिलेशनशिप की वजह से। ये जो शेयर होल्डर्स और फाइनेंशियल मैनेजर्स या मैनेजर्स के बीच में जो एजेंसी रिलेशनशिप है, इसकी वजह से ये समझा जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन किसी और की है और चला कोई और रहा है। तो जिसकी है उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अलग हैं, और जो चला रहा है उसके ऑब्जेक्टिव अलग हैं। जैसे मेरी ऑर्गेनाइजेशन है और मैंने किसी और को चलाने के लिए दे रखी है, तो वो जो मैनेजर है उसका वहाँ पे बहुत बड़ा रोल होता है, मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। तो उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो डिफरेंट हैं और मेरे ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है। उनके ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं कि वो आराम पाना चाहते हैं, वो बड़े पर्क्स चाहते हैं, बड़ी सैलरी चाहते हैं, तो उनके ये हो सकते हैं। मेरे हो सकते हैं कि मेरा जो बिज़नेस है वो ऊंचे मुकाम पे जाए। ऊंचे मुकाम पे बिज़नेस से मतलब ये है, मान लो मेरे वहाँ पे 5% होल्डिंग है। यहाँ पे अब ऐसे तो नहीं होता कि कोई एक ही बंदा किसी कंपनी का मालिकाना हक रखता है। ये जो हम कहें कंपनी के जो ओनर्स हैं वो बटे हुए हैं बहुत ज़्यादा, बहुत जितने शेयर होल्डर्स हैं वो सभी ओनर्स हैं, वो बटे हुए हैं। तो उनका इस तरह से नहीं हो सकता कि वो ऐसे चाह रहे हैं हमें इतना सारा प्रॉफिट मिल जाए। वो क्या चाहेंगे कि उनके शेयर की वैल्यू जो है वो बढ़े। जब शेयर की वैल्यू बढ़ेगी तो उनकी रियल वेल्थ बढ़ेगी। मान लो उनका शेयर 500 रुपये का है, उन्होंने 500 रुपये का शेयर खरीदा था, तो अब अगर वो 5,000 रुपये का हो गया है तो हम उसको कहेंगे कि उनकी वेल्थ बढ़ी है। तो उनका इस अप्रोच से जो बिजनेस होते हैं, उस अप्रोच का मेन मोटिव क्या है, वेल्थ को मैक्सिमाइज करना, ना कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। क्योंकि प्रॉफिट को ये माना गया है कि वो एक वेग टर्म है, हम नहीं जानते कि किस प्रॉफिट की बात करी गई है। यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात हो रही है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात हो रही है। और अगर हम लॉन्ग टर्म की सोच के देखें तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे प्लान्स या बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें हमें अभी पास के 5 साल में ऐसे लग रहा है कि प्रॉफिट कम मिल रहा है, लेकिन उनके जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट हैं वो बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। जैसे मान लीजिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड हम कोई प्रोजेक्ट हैंडल कर रहे हैं, तो उससे कंपनी का इतना नाम होगा और लोगों की नज़र में कंपनी की जो वैल्यू है या इमेज है वो इतनी पॉजिटिव बनेगी कि आगे कंपनी कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करती है उनका विश्वास उसमें होगा और वो बड़ी ईजिली उसके प्रोडक्ट को विश्वास के साथ और क्रेडिबिलिटी के साथ खरीद पाएंगे। उससे उनका नाम धीरे धीरे होगा और लोगों के दिमाग में उसकी पॉजिटिव इमेज बनेगी, जिससे धीरे धीरे उनके फंडामेंटल्स मजबूत होंगे और उसकी हेल्प से उनका जो शेयर का प्राइस है वो बढ़ेगा। तो उसको हम कहते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की अप्रोच। तो जब हम इन दोनों अप्रोचेस की बात करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की अप्रोच ट्रेडिशनल अप्रोच की बजाय मॉडर्न अप्रोच है और ये बेटर है। तो ये आपकी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की अप्रोच। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। मैं इसमें ये जो वीडियो है इसको मैं इतना ही रखना चाहूँगी क्योंकि ये मुझे लगता है 20 मिनट के आसपास हो गया है। तो इससे ज़्यादा का अगर होगा तो आपको एकदम से देखना और उसको रिवाइज़ करना मुश्किल होगा। मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ कि इसमें हमने क्या क्या देखा। इसमें हमने फाइनेंस का मतलब समझा कि फाइनेंस का मतलब क्या होता है, मनी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब समझा, बेसिक्स समझे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कि इस वर्ड का और इस टॉपिक का क्या मतलब है। फिर उसके बाद हमने देखा फाइनेंस की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है किसी बिज़नेस को शुरू करने में, रन करने में और एक्सपैंड करने में। फिर हमने देखे हमारे ऑब्जेक्टिव्स जो हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, और इसको हम अप्रोचेस के नाम से भी जानते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच, या हम कह सकते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच। फिर हमने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में क्या क्या बातें हैं वो डिस्कस करी और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में क्या क्या चीज़ें हैं वो डिस्कस करी। इन दोनों के क्या इश्यूज़ हैं वो हमने डिस्कस करे। तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे
इसके फाइनेंस के फंक्शंस की जो फिनांस है उसके क्या क्या किस किस तरीके से हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको हम इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, उसकी प्लानिंग किस तरह से होती है, डिविडेंड के डिसीजन, ये हमारी नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें ये हम पढ़ेंगे। और ये पहले चैप्टर का अभी हाफ पोर्शन है, जो नेक्स्ट वीडियो है उसके साथ ये चैप्टर कंप्लीट होगा और ये टॉपिक कंप्लीट होगा। थैंक यू।